Hello students, in this video we'll discuss chapter number 5 landforms of the earth. बेटा सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे what do you mean by landforms, its examples. फिर हम डिस्कस करेंगे सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई लैंडफॉर्म्स को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्यों पढ़ना है हमें लैंडफॉर्म्स को. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट डू यू मीन बाय लैंडफॉर्म्स. ठीक है, अ लैंडफॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस. बेटा अर्थ का सरफेस आप सबने देखा होगा. इस अर्थ की सरफेस पे हमें डिफरेंट फीचर्स दिखाई पड़ते हैं. आप सबने ही देखे होंगे, माउंटेन्स भी होते हैं, हिल्स भी होती हैं, है ना, प्लेन्स भी होते हैं, प्लेट्यूज भी होते हैं, वैलीज भी होती हैं. देखी होंगी आप सबने वैलीज, माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू. तो लैंडफॉर्म क्या है? नेचुरल फीचर है ऑफ द अर्थ सरफेस. अर्थ की सरफेस के नेचुरल फीचर को ही हम क्या कहते हैं? लैंडफॉर्म. एग्जाम्पल क्या है लैंडफॉर्म के? प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन्स एंड हिल्स. क्लियर है? चलो अब हम पढ़ेंगे व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. क्यों पढ़ना है हमें लैंडफॉर्म्स को? क्योंकि बेटा जो हमारा क्लाइमेट है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमारी इकॉनमी, ये सब किसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं? लैंडफॉर्म्स के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लैंडफॉर्म की एक प्रॉपर स्टडी करें. ठीक है, चलें हम चैप्टर के ऊपर. पहले हम सिलेबस देख देंगे. लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, इनकी डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, इनके टाइप्स को पढ़ेंगे और ये फॉर्म कैसे हुए वो भी हम पढ़ेंगे. ठीक है, माउंटेन्स के टाइप: फोल्ड माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन एंड ब्लॉक माउंटेन्स, प्लेट्यूज, इंटरमाउंटेन एंड वॉल्केनिक. प्लेन्स में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल एंड डेपोजिशनल. ठीक है, फिर हम देखेंगे एग्जाम्पल्स फ्रॉम वर्ल्ड एंड इंडिया. इंडिया में कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे, किस माउंटेन के, किस प्लेन के, और वर्ल्ड में कौन से होंगे. ठीक बेटा, हमारी जो अर्थ है वो किससे बनी हुई है? सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर्स से. अब क्या मतलब होता है कॉन्सेंट्रिक का? वो सारे सर्कल जिनका सेंटर सेम हो उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रिक. अब हम बात करें हमारी अर्थ किससे बनी है, तो सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर्स. और इनके नाम क्या होते हैं? जो सबसे ऊपर जो लेयर है उसे हम बोलते हैं क्रस्ट, फिर आती है मेंटल और फिर आता है कोर. ठीक, कोई बात. तो जो हमारी अर्थ है वो बनी हुई है सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर्स से. इनके नाम है क्रस्ट, मेंटल और कोर. देखो बेटा, अर्थ का जो इंटीरियर है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट है, पर ये जो हीट है ये अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुँच पाती. इसका रीज़न ये है कि बेटा यहाँ पर है रॉक्स, और जो रॉक्स होती हैं वो बैड कंडक्टर होती हैं हीट का. नहीं समझ में आया? देखो, हीट पास हो जाएगी अगर ये गुड कंडक्टर होंगी, मतलब ये हीट को पास होने देती होंगी. पर जो हमारी रॉक्स होती हैं वो हीट को पास नहीं होने देती, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट. तो अब जो हीट है वो अर्थ के सरफेस के अंदर ही रह रही है ना. अर्थ के सरफेस के बाहर तो निकल ही नहीं पा रही है. इस वजह से होता क्या है, अब भाई अगर अर्थ के अंदर का हीट बाहर आ जाता तो बैलेंस बना रहता, पर वो बाहर तो आ ही नहीं पा रहा है. इस वजह से क्या हो रहा है, अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, स्पेशली जो रॉक्स हैं, उन्हें वो इंटरनल हीट मेल्ट करने लग जाती है, पिघलाने लग जाती है. ठीक है, तो अगर हम बात करें कि क्रस्ट के अंदर आपको कौन सी क्या मिलेगा, तो क्रस्ट के अंदर आपको मिलेगा एस्थेनोस्फेयर. अब एस्थेनोस्फेयर में जितनी भी रॉक्स होंगी वो आपको सेमी मोल्टन फॉर्म में मिलेंगी. क्यों मिलेंगी सेमी मोल्टन फॉर्म में? क्योंकि अर्थ के अंदर की जो हीट थी उसकी वजह से वो रॉक मेल्ट हो गई हैं, पिघल गई हैं. किस फॉर्म में है? सेमी मोल्टन स्टेट में है. ठीक है, क्या इतनी बातें समझ में आई? फिर से देखो, जो इंटरनल हीट है अर्थ की, अर्थ के अंदर जो हीट थी उसने रॉक्स को मेल्ट करना चालू कर दिया, और जो एस्थेनोस्फेयर था जो कि क्रस्ट के अंडरनीथ था, या नीचे था या अंदर था, वहाँ पर हमें जितनी भी रॉक्स मिली वो किस स्टेट में मिली हैं बेटा? सेमी मोल्टन स्टेट में मिली हैं. दिस लीड्स टू सेवरल कंडीशन, और इनकी वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस देखने को मिलेंगी विच कॉज लैंडफॉर्म डेवलपमेंट, और जिनकी वजह से ही लैंडफॉर्म डेवलप होते हैं. ऑल इन ऑल इस पैराग्राफ में जो आपको बातें समझनी है वो ये है कि हमारी जो अर्थ है वो सीरीज ऑफ कॉन्सेंट्रिक रॉक लेयर से बनी हुई है. फर्स्ट जिसके ऊपर हम रहते हैं वो एक क्रस्ट, क्रस्ट के अंदर हमें मिलेगा मेंटल, और मेंटल के अंदर हमें मिलेगा कोर. ठीक है, और कोर तक पहुंच पाना पॉसिबल नहीं है. अर्थ के अंदर इतनी हीट है, इतनी हीट है बेटा कि वो सरफेस तक पहुंच ही नहीं पा रही है.
क्यों नहीं पहुंच पा रही सरफेस तक? क्योंकि ये जो रॉक्स हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। तो अब ये जो इतनी सारी हीट अवेलेबल है, ये क्या करती है, ये वो जितनी भी रॉक्स अवेलेबल हैं उनको मेल्ट करना चालू कर देती है, उनको पिघलाना चालू कर देती है। तो जैसे ही आप क्रस्ट के अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो आपको मिलेगा स्थेनोस्फीयर। तो स्थेनोस्फीयर में आपको जितनी भी रॉक्स होंगी, मेटल्स होंगे, वो सारे सेमी मोल्टन स्टेट में या सेमी सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। इसकी वजह से दिस लीड्स टू सेवरल कंडीशन, इसकी वजह से बहुत सारी ऐसी कंडीशंस बनेंगी जिसकी वजह से डेवलपमेंट होगा किसका, लैंड फॉर्म का। ठीक है, आज हम देखते हैं कहीं पर प्लेट्यूज हैं, कहीं पर प्लेन्स हैं, कहीं माउंटेन्स हैं, हाई राइजिंग माउंटेन्स हैं, तो कहीं पर हिल्स हैं। तो वो किस रीजन से हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो भाई हमारे अर्थ की सरफेस के ऊपर डेवलप हो जाते हैं बहुत सारे लैंड फॉर्म्स। अब लैंड फॉर्म क्या है, बहुत बढ़िया, लैंड फॉर्म है नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर आपको जितने भी नेचुरल फीचर देखने को मिलेंगे वो सब क्या हैं, लैंड फॉर्म हैं। वैली, प्लेन, प्लेट्यू, माउंटेन, ये सब क्या है, लैंड फॉर्म है। आई बात समझ में? यहाँ पर बहुत ही प्यारी डेफिनेशन है, आपको इसको एज इट इज लर्न कर लेना है। व्हाट डू मीन बाय लैंड फॉर्म? लैंड फॉर्म इज अ नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सरफेस। चलो अब हम डिस्कस करेंगे कॉजेज ऑफ लैंडफॉर्म डेवलपमेंट की। भाई कैसे डेवलपमेंट होता है लैंडफॉर्म्स का? कहीं माउंटेन्स बनते हैं तो क्यों बनते हैं, कहीं प्लाट्यूज बनते हैं तो क्यों बनते हैं? पहली बेटा अब हम डिस्कस करेंगे हमारे फर्स्ट कॉज को, जो है प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स में आपको समझाऊं उसके पहले आप लोग थोड़ा सा मेरे एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करना। एक चीनी मिट्टी की अगर हम प्लेट लें, उसको फेंक दें तो वो टूट जाएगी, कुछ पीसेस बड़े होंगे और कुछ पीसेस छोटे होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके के पीसेस से बना हुआ है हमारा लिथोस्फीयर। ठीक है, जो लिथोस्फीयर है वो ब्रोकन है, टूटा हुआ है, बहुत सारी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी प्लेट्स। ठीक है, स्मॉल प्लेट्स भी हैं, बिग प्लेट्स भी हैं, टुकड़ों से जुड़ के बना है। क्लियर हुई बात? जैसे अभी मैंने बोला कि प्लेट्स को फेंक दो तो वो छोटे और बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी, ऐसे यहाँ पर भी छोटी प्लेट्स भी हैं और बड़ी प्लेट्स भी हैं। ये जो प्लेट्स हैं ये फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। किसके ऊपर तैर रही हैं भैया? सेमी मोल्टन स्थेनोस्फीयर के ऊपर तैर रही हैं। देखो, फ्लोट करने का मतलब क्या होता है? तैरते रहना। तैरने का मतलब पता है ना आपको? ऊपर ऊपर रहना। तो अभी हमने पढ़ा था लास्ट पैराग्राफ में कि हमारे अर्थ के अंदर इतनी ज़्यादा हीट है, इतनी ज़्यादा हीट है कि वो रॉक्स को भी मेल्ट कर दे रही है। क्यों मेल्ट कर दे रही है? क्योंकि अगर वो हीट हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंच जाती या बाहर निकल जाती तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, पर वो अर्थ की सरफेस तक पहुंच नहीं पा रही है क्योंकि रॉक्स बैड कंडक्टर होते हैं हीट का। अब वो अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर सारे रॉक्स को उन्होंने मेल्ट कर दिया है, सेमी लिक्विड स्टेट में है, सेमी मोल्टन स्टेट में है। उन्हीं रॉक्स के, उन्हीं मेटल्स के मोल्टन फॉर्म के ऊपर हमारी जो छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्लेट्स हैं ये फ्लोट कर रही हैं, तैर रही हैं। ठीक है, कई बार इनके बीच में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है। ठीक है, जो कि बहुत ही स्लो होता है। द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट इज़ वेरी स्लो। ये जो अब बेटा ये जो प्लेट्स हैं ये 3 टाइप की मूवमेंट करती है, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट एंड पैरेलल। कन्वर्जेंट में क्या होता है बेटा? 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं। डाइवर्जेंट में 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं। और पैरेलल में ये एक दूसरे के पैरेलल रन करती हैं। ठीक, कोई बात क्लियर है? चलो, तो अगर हम प्लेट्स की बात करें तो उनमें जब पुश, कोलाइड और स्लाइड पास मूवमेंट होता है, इसकी वजह से बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस आते हैं। किस में? सेडिमेंट्री रॉक्स में। देखो, 2 प्लेट्स के बीच में अगर कोई सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट्स हैं तो उनमें ऑब्वियस सी बात है डिस्टर्बेंसेस आएंगे ही। जब 2 प्लेट पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, पास आ रही हैं, और इनके बीच में क्या है? सेडिमेंट्री डिपॉजिट है। तो ये सेडिमेंट्री डिपॉजिट का क्या होगा बेटा? इसमें फोल्ड आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? फोल्ड आ जाएंगे, और यहीं से बनेंगे फोल्ड माउंटेन्स। मेरी बात ध्यान से सुनो। जैसे यहाँ पर बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं, क्या है? पेबल्स हैं, स्टोन्स हैं, और भी कुछ कुछ बहुत सारा है। ये एक प्लेट यहाँ थी और ये एक प्लेट यहाँ थी। अब किसी कंडीशन की वजह से ये दोनों प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो अब इसी बात है, जब ये एक दूसरे के पास आती जाएंगी तो यहाँ पर जो मटेरियल है उसमें कंप्रेशन होगा, और कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन के कारण उसमें फोल्डिंग आती जाएगी, और इसी वजह से बनेंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स। फिर से ध्यान से सुनो, जो प्लेट्स हैं वो पुश करती हैं, कोलाइड करती हैं, पुश, कोलाइड, स्लाइड पास्ट ईच अदर।
इसकी वजह से डिस्टर्बेंसेज आते हैं। कहाँ पर डिस्टर्बेंसेज आते हैं? सेडिमेंट्री रॉक डिपॉजिट्स में, जो कहाँ पर हैं? 2 प्लेट्स के बीच में है, 2 से ज़्यादा प्लेट्स के बीच में है। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं ये फिर कंप्रेस होने लगती हैं। जब दोनों साइड से प्रेशर लगेगा तो ऑब्वियस सी बात है इनमें कंप्रेशन हो गई, और इस कंप्रेशन की वजह से यहाँ पर रॉक्स में फोल्डिंग होने लगती है। देखो, इसको और बेस्ट समझना है तो एक कॉपी खोलो इस तरीके से। कॉपी का एक पेज ये है, एक पेज ये है। यहाँ पर अपना हाथ रखो जोड़कर। अब इस प्लेट को, इस हाथ को आप इस तरफ की तरफ करेंगे तो ये जो पेज है इसमें इस तरीके के वेव लाइक स्ट्रक्चर आ जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा? फोल्डिंग। नहीं समझ में आया तो कॉपी से करके देखना, आ जाएगा। तो जो कंप्रेशन आ रहा है बेचारी हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में, इस कंप्रेशन से ही क्या बनेंगे? फोल्डिंग माउंटेन्स। फोल्डिंग ऑफ रॉक्स होना स्टार्ट हो जाएगी। ऑलमोस्ट ऑल फाउंड माउंटेन, जितने भी फोल्ड माउंटेन रेंजेस हैं पूरे वर्ल्ड में, वो इसी तरीके से बने हुए हैं। द फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन, वो फोर्स बेटा जिसकी वजह से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, उन्हें हम ऑरोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। तो भाई फोल्ड माउंटेन्स बनने के पीछे जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? ऑरोजेनिक मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो वर्ड ऑरोजेनिक है ये ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब ये होता है माउंटेन बिल्डिंग। आई बात समझ में? ऑरोजेनिक वर्ड किस लैंग्वेज से लिया गया है? ग्रीक से लिया गया है। इसका मतलब क्या होता है? माउंटेन बिल्डिंग। ऑरोजेनिक क्या है? ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? माउंटेन। बेटा अब एक बात आपको बहुत अच्छे से लर्न कर लेनी है कि जो टर्म ऑरोजेनिक है ये ग्रीक वर्ड से ली गई है, जिसका मीनिंग ये होता है माउंटेन बिल्डिंग। ऑरोजेनिक शब्द ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग होता है पर्वत निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग। और बेटा ये जो फोर्सेस हैं ये एक्ट करते हैं अर्थ के सरफेस पर। ठीक है, पर अर्थ की सरफेस की भी किसके ऊपर? टेंजेंट के ऊपर। ठीक है, अब टेंजेंट क्या होती है ये समझो। जैसे ये अर्थ का सरफेस है तो ये लाइंस जो होंगे इनको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट लाइंस। ठीक है, तो ये अर्थ के सरफेस के ऊपर भी किस पे काम करते हैं? टेंजेंट लाइंस के ऊपर काम करते हैं, टेंजेंट के ऊपर काम करते हैं। और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं? बेसिकली प्लेट टेक्टोनिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। देखो यहाँ फिर से पढ़ लो, दीज फोर्सेस, ये सारे बल, ये जो सारे फोर्सेस हैं ये पृथ्वी की सतह पर, अर्थ के सरफेस पे काम करेंगे। किस पर? टेंजेंट पर, स्पर्श रेखा पर। ठीक है, स्पर्श रेखा मैंने बताई आपको, अगर ये अर्थ है तो ये भी अर्थ की स्पर्श रेखाएं हैं, ये अर्थ है तो ये अर्थ की स्पर्श रेखाएं हैं। तो ठीक है, स्पर्श रेखाओं पर, टेंजेंट के ऊपर ये काम करते हैं। अब बेटा हम सारे फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, सारे फोर्सेस को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से लैंडफॉर्म्स बने हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन हुआ है। पहला होता है एंडोजेनिक फोर्सेस, जिन्हें हम इंटरनल प्रोसेसेस भी कहते हैं या इंटरनल फोर्सेस भी कहते हैं। दूसरे होते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, जिन्हें हम एक्सटर्नल प्रोसेसेस भी कहते हैं या एक्सटर्नल फोर्सेस भी कहते हैं। बेटा देखो, रेनफॉल अर्थ के ऊपर से होती है। ठीक है, सॉइल इरोजन, डिपोजिशन सब अर्थ के ऊपर से होता है, तो ये एक्सटर्नल प्रोसेसेस होंगे या एक्सटर्नल फोर्सेस होंगे। पर अर्थक्वेक, वॉल्केनिक एरप्शंस, ये सब कहाँ से होते हैं? अर्थ के अंदर से होते हैं, इसीलिए इन्हें इंटरनल प्रोसेसेस कहते हैं। ठीक हुई बात? चलो, तो हम एंडोजेनिक फोर्सेस में पहले पढ़ेंगे किसको? डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस को। डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस अगेन 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, एपेरोजेनिक और दूसरे होते हैं ओरोजेनिक। एपेरोजेनिक से बनते हैं कॉन्टिनेंट और ओरोजेनिक से बनते हैं माउंटेन्स। ठीक है, तो हम ब्लॉक माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे, बेसिन्स को डिस्कस करेंगे, रिफ्ट वैली को डिस्कस करेंगे एपेरोजेनिक सोर्सेस के अंदर, एपेरोजेनिक फोर्सेस के अंदर। और ओरोजेनिक फोर्सेस में हम लोग डिस्कस करेंगे फोल्ड माउंटेन्स, फॉल्ट, प्लेट्यू और लैंडफॉर्म्स को। अभी हमने लैंडफॉर्म्स फॉर्मेशन के फर्स्ट कॉज को पढ़ा था जो कि था प्लेट टेक्टोनिक। अब हम सेकंड को पढ़ेंगे जो है अपलिफ्ट एंड सबमर्जेंस। ठीक है, तो दूसरे भी फोर्सेस ऐसे हैं जो अर्थ के अंदर से काम करते हैं अलोंग द रेडियस फ्रॉम द सेंटर। देखो जैसे ये रहा सेंटर और ये रही इसकी रेडियस, ये रहा सेंटर, ये रही रेडियस, ये रहा सेंटर, ये रही रेडियस। तो ये अर्थ के सेंटर से काम करते हैं और पूरी रेडियस के ऊपर इनका काम चलता रहेगा। ठीक है, तो एक और सेट है फोर्सेस का जो अर्थ के अंदर ऑपरेट होता है अलोंग द रेडियस, रेडियस के साथ साथ फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, सेंटर से काम करना चालू करेगा और सरफेस तक काम करता रहेगा।
इसकी वजह से बेटा लार्ज स्केल अपलिफ्ट भी होता है और सबसिस्टेंस भी होता है। अब अपलिफ्ट का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखना। यहाँ पर पानी था और यहाँ पर अभी ऊपर कुछ भी नहीं था, पर अगर ये वाला लैंडफॉर्म पानी से ऊपर आ जाए तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बेटा, कॉन्टिनेंट बनेगा या आइलैंड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, या तो कॉन्टिनेंट बनेगा या आइलैंड बनेगा। ठीक है, और अगर सबसिस्टेंस हुआ तो सबसिस्टेंस कैसे होता है कि सपोज करो यहाँ पर एक एरिया था, इस एरिया में यहाँ पर किसी वजह से फॉल्ट आने चालू हुए और ये फॉल्ट इतने 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 गहरे होते गए कि ये वाला जो एरिया है ये सबसाइड कर गया, नीचे की तरफ दब गया। अब दब गया तो यहाँ पर ये वाला एरिया तो रहा नहीं, अब ऐसे हो गया, ये वाला एरिया तो अंदर चला गया ना, तो यहाँ से बनेंगे हमारे ब्लॉक माउंटेन्स। फिर से एक बार पढ़ लो। एक तरीके का और फोर्स है जो अर्थ के अंदर से अर्थ के ऊपर काम करता है, पूरे सेंटर से पूरी रेडियस होता हुआ अर्थ के सरफेस तक पहुंचता है। इसकी वजह से भी अपलिफ्टमेंट भी होते हैं, ज़मीन ऊपर की तरफ भी आती है और कई बार सब साइड नीचे की तरफ भी चली जाती है। ये जो वर्टिकल मूवमेंट होते हैं इन्हें एपेरियोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। इसी से बनते हैं हमारे कॉन्टिनेंट। ये जो वर्ड एपेरियोज है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग होता है कॉन्टिनेंट, और जेनेटिक का मतलब होता है बिल्डिंग। तो एपेरियोजेनिक का मतलब क्या हो गया, माउंटेन बिल्डिंग। एपेरियोस किस भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, जिसका मीनिंग क्या होता है, कॉन्टिनेंट। अब ये जो मूवमेंट होते हैं ये किसकी वजह से होते हैं, ये ध्यान से सुनना। फॉल्टिंग और क्रैक्स इन द अर्थ सरफेस। कई बार अर्थ सरफेस में क्या आ जाती है बेटा, फॉल्टिंग आ जाती है। इस फॉल्टिंग या इस क्रैक की वजह से ही जो अर्थ का सरफेस होता है वो सबसाइड कर जाता है, नीचे की तरफ चला जाता है और क्या बना देता है, ब्लॉक माउंटेन्स। अच्छा, ये दो तरीके से होता है। अगर ये वाला पार्ट नीचे जाएगा तो इस तरीके से बन जाएगा, देखो ये बन गए दो ब्लॉक माउंटेन्स। और कई बार ऐसा भी होता है देखो कि ये वाला, ये ऐसे था, यहाँ पर फॉल्ट लाइन आई तो ये वाले दोनों एरिया सबसाइड कर गए, तो अब ऐसा बनेगा, देखो क्लियर है। तो यहाँ दोनों साइड बन जाएंगी वैलीज और यहाँ पर रहेगा माउंटेन्स, क्या रहेगा वहाँ पर, माउंटेन। तो भैया ये जो फॉल्स होते हैं, क्रैक्स होते हैं, इनकी वजह से ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं, बेसिन्स बनती हैं, रिफ्ट वैली बनती हैं। ठीक है, तो जो कॉन्टिनेंट बिल्डिंग वाला काम है ये बड़े स्केल पे होता है। कॉन्टिनेंट कोई छोटी यूनिट नहीं होती बेटा। हमने जिन दो फोर्सेस को अभी पढ़ा, नेमली ओरोजेनिक और एपेरियोजेनिक। ओरोजेनिक से बनते हैं माउंटेन्स और एपेरियोजेनिक से बनते हैं कॉन्टिनेंट्स। तो ये दो जो फोर्सेस हैं, ओरोजेनिक और दूसरा एपेरियोजेनिक, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। क्या बोलते हैं, डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। अगर पूछा जाएगा व्हाट डू मीन बाय डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस, तो क्या बोलोगे, टू फोर्सेस नेमली ओरोजेनिक एंड एपेरियोजेनिक टुगेदर कॉल्ड डायस्ट्रॉपिक फोर्सेस। ठीक है, ओरिजिनेटिंग डीप इनसाइड द अर्थ, क्योंकि दोनों का ओरिजिन कहाँ हुआ है, अर्थ के बहुत ज़्यादा डीप में। दे एक्ट हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, ये हॉरिजॉन्टली भी रिएक्ट करते हैं, वर्टिकली भी रिएक्ट करते हैं और प्रोड्यूस करते हैं रिलीफ, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेट्यूज, लेक्स एंड बिग फॉल्स। अब हम बात करेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस की। तो ये जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं ये ऑपरेट करते हैं अर्थ की सरफेस पर ऊपर से, ठीक है, अंदर से नहीं। मैंने बोला ना, बारिश हो रही है, इरोजन हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है, इसमें इंटरनल फोर्सेस इन्वॉल्व भी नहीं है, सारे फोर्सेस ऊपर से काम कर रहे हैं, इसलिए इसका क्या नाम है, एक्सोजेनिक फोर्सेस। ठीक है, जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं या जो एक्सोजेनिक फोर्सेस होते हैं उन्हें हम डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहते हैं, क्योंकि इनकी वजह से वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है। ठीक है, वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग लैंडफॉर्म्स हैं, जो भी हमारी ज़मीनें हैं, उनके ऊपर से कंटिन्यू अगर सॉइल इरोजन हो तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, डिस्ट्रक्टिव है ना। अगर हमारे बने हुए माउंटेन्स के ऊपर वेदरिंग होती रहे, ये टूट टूट के छोटे छोटे हो जाए, तो क्या ये सही है, नहीं है। इसीलिए इन्हें क्या कहा गया, डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस। दे देन फॉर्म न्यू लैंडफॉर्म्स, और इनसे क्या बनते हैं, नए लैंडफॉर्म। ठीक है, इरोजन से भी नए लैंडफॉर्म बनते हैं और डिपोजिशन से भी नए लैंडफॉर्म बनते हैं। मतलब ये पुराने को तोड़कर नया बनाते हैं। अब हम लैंडफॉर्म्स को डिस्कस करेंगे। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स
ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमारी अर्थ सरफेस पे आपको बहुत सारे लैंड फॉर्म्स देखने को मिल जाएंगे। जो मेजर लैंड फॉर्म्स हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। पहला है माउंटेन्स, फिर हैं प्लाट्यूज और तीसरे हैं प्लेन्स। अब हम बेटा माउंटेन्स को पढ़ेंगे तो क्या होते हैं माउंटेन्स, आप सब ने देखे हैं। इस तरीके से होते हैं माउंटेन्स जिनकी हाइट होती है बहुत ज़्यादा। जो छोटी हाइट के होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हिल्स, इन्हें बोलते हैं पहाड़ी। क्या बोलते हैं? पहाड़ी। और माउंटेन्स को क्या बोलते हैं? पर्वत। ये होते हैं पर्वत और ये होती हैं पहाड़ी। ठीक है बात। तो हिल्स की हाइट होती है छोटी और माउंटेन्स की हाइट होती है बड़ी। ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं माउंटेन्स को कि भैया ये स्टीप लैंड है, खड़ी हुई ज़मीन है। बोल दे, ज़मीन ही तो है ना, पर खड़ी हुई है। और हिल राइजिंग टू अ ग्रेट हाइट, और हिल्स होंगी जो एक अच्छी खासी हाइट पर होंगी एज कम्पेयर टू लैंड सराउंडिंग इट। यहाँ पर जो हाइट देखोगे बेटा ये ज़्यादा नहीं है, ये मीन सी लेवल के बराबर होगी, थोड़ा बहुत ऊपर होगी। पर जो हिल्स होंगी वो थोड़ा ज़्यादा ऊपर होंगी, पर माउंटेन्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा ऊँचे होंगे, है ना। तो माउंटेन्स को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि भैया ये स्टीप लैंड है, खड़ी हुई ज़मीन है, या तो हिल है जो कि एक अच्छी खासी हाइट पर है एज कम्पेयर टू लैंड सराउंडिंग इट। यहाँ पर ये ज़मीन है पूरी, हाँ ये पूरी क्या है? ज़मीन है। इस ज़मीन के ऊपर अगर एक हील है, क्या है? हील है, तो ऑब्वियसली बात है इसकी जो हाइट होगी इस सराउंडिंग ज़मीन से तो ज़्यादा ही होगी। माउंटेन्स को हम क्लासीफाई करते हैं 3 मेन टाइप्स में, डिपेंडिंग ऑन द फोर्सेस। जिस फोर्सेस से उनका फॉर्मेशन हुआ है उस फोर्सेस की अकॉर्डिंग ही हम माउंटेन्स का क्लासिफिकेशन करते हैं। 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं बेटा, फोल्ड माउंटेन्स, रेसिडुअल माउंटेन्स और ब्लॉक माउंटेन्स। कितने टाइप के माउंटेन्स होते हैं? अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस, जिन फोर्सेस की वजह से वो बने हैं उन फोर्सेस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के माउंटेन्स होते हैं, फोल्ड, रेसिडुअल और ब्लॉक। अब हम पढ़ेंगे फोल्ड माउंटेन्स, ठीक है। सो दे आर द रिजल्ट ऑफ लेटरल कंप्रेशन। बेटा लेटरल कंप्रेशन की वजह से ही अर्थ के क्रस्ट में जब लेटरल कंप्रेशन आता है तभी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। मैंने पहले ही बताया, ये कॉपी है आपकी, तो एक इस साइड वाला पेज होगा, इस साइड वाला पेज होगा। आप अपना हाथ यहाँ रखो, है ना, और यहाँ से एक पेज को, पूरी कॉपी को नहीं, यहाँ से एक पेज को आप इस साइड लेके जाने की कोशिश करो। धीरे 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 क्या होगा, एक हाथ आपका यहाँ रखा हुआ है तो यहाँ पर इस पेज में इस तरीके का फोल्ड आने लग जाएंगे। इन्हीं फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं, जब ये धरती के ऊपर आएंगे तो फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है। दे आर द रिजल्ट ऑफ लेटरल कंप्रेशन। क्या हो रहा है? लेटरल कंप्रेशन हो रहा है। किसके ऊपर हो रहा है ये लेटरल कंप्रेशन? अर्थ के क्रस्ट के ऊपर हो रहा है। क्लियर है बेटा? ये जो वर्ड है कंप्रेशन, इसका मीनिंग होता है स्क्वैश करना। स्क्वैश करने का मतलब तो पता होगा ना आपको। लेटरल का मतलब होता है साइड से, साइड से जब स्क्वैशिंग होगी तो उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा? लेटरल कंप्रेशन। ठीक है। और बेटा ये जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ये किसका रिजल्ट होते हैं? लार्ज स्केल अर्थ मूवमेंट। अर्थ के अंदर जो मूवमेंट्स हो रही हैं अगर वो लार्ज स्केल पे होने लग जाएं तो क्या बनने लग जाते हैं बेटा? फोल्ड माउंटेन्स। कॉज बाय स्ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जब स्ट्रेसेस आने लग जाएंगे, है ना, ये जो स्ट्रेसेस होते हैं ये कई बार ओवरलाइंग रॉक्स की वजह से होता है। सच स्ट्रेसेस में बी कॉज्ड बाय वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। कई बार मूवमेंट इन द मेंटल की मूवमेंट की वजह से होता है। कई बार एक्सपांशन की वजह से होता है। एक्सपांशन मतलब फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब पास आना। ठीक है। ऑफ सम पार्ट ऑफ द अर्थ, अर्थ का कोई पार्ट अगर एक्सपांड हो रहा हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो, ठीक है, कहीं पर ओवरलाइंग हो रही हो रॉक्स की, या मेंटल में कोई मूवमेंट हो रही हो, इन सब की वजह से फोल्ड माउंटेन्स बन सकते हैं। ये जो स्ट्रेसेस होते हैं, दीज स्ट्रेसेस सब्जेक्ट द रॉक टू कंप्रेसिव फोर्सेस, और इन स्ट्रेसेस की वजह से जो रॉक्स होती है वो कंप्रेस होने लगती है और उसके अंदर आने लगते हैं रिंकल। इन्हीं रिंकल्स को हम क्या कहते हैं? फोर्स। along द लाइन, सो वीकनेसेस, जहाँ पर वीकनेसेस होगी वहाँ पर फोल्ड आने लग जाएंगे। अभी हम नीचे 5.2 फिगर में देखेंगे द रेजिंग ऑफ फोल्ड। ये जो फोल्ड्स हैं ये रेज होते जाएंगे और यहाँ पर बन जाएंगे फोल्ड माउंटेन्स। बेटा अगर आप फिजिकल मैप को देखें वर्ल्ड के तो आपको बहुत सारे आर्क शेप में माउंटेन्स दिखेंगे, माउंटेन्स की चेन्स दिखेंगी, जैसे एंडीज़ है साउथ अमेरिका में, रॉकीज़ है नॉर्थ अमेरिका में, एल्प है यूरोप में,
एटलस है अफ्रीका में, हिमालय, जैग्रोस और एल्बर्ग, कुनलून है एशिया में। साउथ अमेरिका में एंडीज, नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, यूरोप में एल्प। ये तीनों तो याद रखना बहुत आसान है, यूरोप का एल्प, साउथ अमेरिका का एंडीज, नॉर्थ अमेरिका का रॉकीज। पर अगर मैं बात करूँ एशिया की, तो एशिया में 4 माउंटेन रेंजेस को पढ़ना है आपको, हिमालय, जैग्रोस, एल्बर्ग और कुनलून। इसके अलावा भी बहुत सारी और चेन्स हैं जो सी के अंदर भी हैं। ऑलमोस्ट ऑल द हाई रेंज लाइक हिमालय, एल्प, इनकी जो पीक्स हैं उनके ऊपर आपको हमेशा क्या मिलेगा, स्नो। पूरा साल भर आपको स्नो मिल जाएगा किसके पीक्स पे, हिमालय की पीक्स पे, एल्प की पीक्स पे। बहुत सारे ग्लेशियर्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। ये जो ग्लेशियर्स होते हैं, ये पेरिनियल रिवर कौन सी होती है बेटा, पेरिनियल रिवर्स आर दोज रिवर विच इज़ हैविंग वाटर थ्रू आउट द ईयर। तो वो नदियाँ जिनमें साल भर पानी होता है, उनका सोर्स कौन ही होते हैं, ग्लेशियर्स ही होते हैं ना। इसलिए हम कह सकते हैं कि बेटा ये जो माउंटेन्स होते हैं, ये रीज़न बनते हैं किसका, एक्टिव एजेंट्स ऑफ डिनोडेशन के। ठीक है, डिनोडेशन का मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से सुनना। डिनोडेशन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो चलता हुआ पानी है, हवा है, आइस है, इनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं अर्थ सरफेस पे। अर्थ सरफेस इरोड होने लगता है, उड़ने लगता है। देखो बहुत तेज़ी से पानी जाएगा तो टॉप सॉइल को लेके जाएगा, हवा बहुत तेज चलेगी तो टॉप सॉइल को ले जाएगी। तो डिन्यूडेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है। डिनोडेशन एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें पानी की वजह से, हवा की वजह से और आइस की वजह से जो अर्थ की जो लेयर होती है वो इरोड कर जाती है। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनो। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो माउंटेन्स हैं ये बर्थ देते हैं किसको, एक्टिव एजेंट्स को। किसके एक्टिव एजेंट्स, डिनोडेशन। ठीक है, बहुत सारी नदियाँ निकलेंगी माउंटेन से, तो वो भी काय का कारण बनती है, डिनोडेशन का काम करती हैं, है ना। एंड ग्लेशियल इरोजन का भी कारण बनेगी और डिनोडेशन का भी कारण बनेगी। जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो हाईएस्ट हैं। द फोल्ड माउंटेन्स आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट एक्सटेंसिव। बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव, विस्तृत भी होते हैं, फैले हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा हाइटेड होते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर आप फोल्ड माउंटेन्स की बात करो तो सबसे ज़्यादा हाइट भी इनकी और सबसे ज़्यादा एरिया में भी यही फैले हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे बेटा, दे फॉर्म इरेगुलर वेव लाइक फॉर्मेशन। ये किस तरीके के होते हैं, ऐसे वेव लाइक फॉर्मेशन में होते हैं। जो अप फोल्ड होता है, जो आर्क लाइक होता है, उसे हम एंटीक्लाइंस कहते हैं या तो क्रीस्ट कहते हैं। इसका ही नाम क्रीस्ट है या एंटीक्लाइंस है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है डाउन साइड में, इसे बोलते हैं सिंक्लाइन। ठीक है, और ट्रॉफ्स भी कहते हैं। ठीक है, तो फिर से ध्यान से सुनो। ये वाला जो पार्ट है इसे हम क्रीस्ट कहते हैं या तो एंटीक्लाइंस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट है इसे सिंक्लाइंस कहते हैं या ट्रफ्स कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे जो माउंटेन्स होते हैं वो सेडिमेंट्री रॉक से बने होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिपोजिशन हुआ होता है, कंसोलिडेशन हुआ होता है सेडिमेंट्स का। ठीक है, इन अ शैलो ओशन, जैसे कि तैथिये में था। ठीक है, अगर हिमालय बना है तो हिमालय बनने में जिन सेडिमेंट्स का यूज़ हुआ है वो सेडिमेंट्स किस में थे, तैथिय सी में थे। जब हमारी जो इंडियन प्लेट्स थी वो गोंडवाना लैंड को छोड़कर यूरेशियन प्लेट से जुड़ रही थी, तो यहाँ पर थी तैथिय सी। इस तैथिय सी में थे बहुत सारे सेडिमेंट्स। ठीक है, बहुत सारे जीवाश्म भी थे, बहुत सारे सेडिमेंट्स थे। तो जब ये इसके पास आती गई, तो ये जो सेडिमेंट्स था एक जगह इकट्ठा हुआ और फिर भी ये माउंटेन रेंज जब आस पास आती रही, तो पहले तो यहाँ पर, अब सपोज करो यहाँ पर आ गया इंडिया और यहाँ पर प्लेट है, अब इतनी सी जगह बची है सेडिमेंट्स के लिए, तो इसमें बेटा फोल्डिंग होने लगी। फिर जब ये और पास चली गई, ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो यहाँ पर अब फोल्ड माउंटेन्स बनने लगे जिनका नाम था हिमालयास। क्लियर है, हमारा जो अर्थ था वो पहले एक प्लेट में डिवाइडेड था, पर टूट के बहुत सारी प्लेट्स बन गई जिससे बहुत सारे कॉन्टिनेंट अलग अलग बने। तो ऐसे ही जो गोंडवाना लैंड था उसमें था हमारा इंडिया और ऊपर थी यूरेशियन प्लेट। ठीक है, तो हमारा इंडिया अपने गोंडवाना लैंड को छोड़कर अपवर्ड मूव कर गया
और अपवर्ड मूव करते टाइम इसे बीच में मिली तैतीय सी, तो उस तैतीय सी के मटेरियल को पीछे धकेलता 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 ये यूरेशियन प्लेट से जुड़ने की कोशिश करने लगा। वो मटेरियल था वो कहाँ जाता, तो उस मटेरियल से बन गए बीच में फोल्ड माउंटेन्स। ठीक है, फिर से ध्यान से सुनो, बहुत सारे ऐसे माउंटेन्स बने हैं सेडिमेंट्री रॉक से। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे ये कहाँ पर थे, शैलो ओशन में, जैसे कि तैतीय सी। ठीक है, इन केस ऑफ हिमालय। जब बेटा आप इमेजेस को, पिक्चर्स को देखोगे तो आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। देखो यहाँ से भी ये प्लेट भी पुश कर रही है और ये प्लेट भी पुश कर रही है, तो जो बीच का मटेरियल है ऑब्वियस सी बात है, जब ये प्लेट आगे की तरफ आती रहेंगी तो ये अपलिफ्ट करता रहेगा ना, ऊपर की तरफ जाता रहेगा, जाएगा नहीं जाएगा। देखो सेकेंड पिक्चर में समझ में आएगा कि जब ये प्लेट्स बहुत पास आ जाएंगी तो ये ही जो इस टाइप का जो शेप था वो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट्स पास आ रही हैं। इसमें देखो ऐसे वेव लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे आपको, रिंकल्स दिख रहे हैं, है ना। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंक्लाइन, और जो लोअर पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, सिंक्लाइन। जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं ना बेटा, उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है पर विड्थ कम होती है। अगर मैं हिमालय की बात करूँ तो ये लेंथ में लगभग 2400 किलोमीटर के हैं। ठीक हुई बात। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनकी लेंथ तो बहुत अच्छी होती है पर विड्थ कम होती है। हमारे हिमालय की लेंथ कितनी है, 2400। बहुत सारे बेटा एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है फोल्ड माउंटेन्स के रिगार्ड में, कि जितने भी फोल्ड माउंटेन्स हैं, सिर्फ हम हिमालय को छोड़ दें तो मोस्ट फोल्ड माउंटेन्स, मतलब फोल्ड माउंटेन्स में से बहुत सारे जो फोल्ड माउंटेन्स हैं वो कहाँ पर मिलेंगे आपको, कॉन्टिनेंट के मार्जिन्स पे। ठीक है, जैसे कॉन्टिनेंट यहाँ ख़त्म हो रहा है तो मार्जिन पर ही आपको मिल जाएंगे हमारे फोल्ड माउंटेन्स। ये दो डायरेक्शंस में लोकेटेड होते हैं, जैसे कि नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, और जो हमारा हिमालय है बेटा वो वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा क्लियर है कि जितने भी फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो किसको फेस करते हैं, ओशंस को फेस करते हैं, पर हमारा हिमालय ऐसा नहीं है। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, हिमालय को छोड़कर अधिकांश मोस्ट ऑफ द जो फोल्ड माउंटेन्स है वो कॉन्टिनेंट के किनारों पर होते हैं। ये दो दिशाओं में स्थित होते हैं, रॉकीज और एंडीज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में है, हिमालय वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन में है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि ये सभी का जो फेस होता है वो किसकी तरफ होता है, ओशन की तरफ होता है। और हमेशा जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो किसके साथ एसोसिएट करते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ, और इनमें बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। मतलब वॉल्केनो का मतलब क्या होता है, ज्वालामुखी, है ना। तो जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो हमेशा किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के साथ में, और आपको फोल्ड माउंटेन्स के ऊपर बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज दिख जाएंगे। बेटा जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनमें हमें मिलेंगी पैरेलल रेंजेस। ठीक है, पैरेलल रेंजेस की बात करें तो देखो जैसे हमारे यहाँ हिमाद्री है, फिर हिमाचल है, फिर शिवालिक है, तो ये एक दूसरे के पैरेलल चल रही है ना। ठीक है, और इन पैरेलल जो रेंजेस होती हैं उनके बीच में आपको मिल जाएंगे हाई प्लेट्यूज। ठीक हुई बात। इन प्लेट्यूज को जो दो पैरेलल रेंजेस के बीच में होते हैं हमें इन्हें इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं। फिर से ध्यान से सुनो, जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं उनमें पैरेलल रेंजेस होती हैं, और इन पैरेलल रेंजेस के बीच में अगर कोई हाई प्लेट्यू आ जाए तो उसे हम इंटर माउंटेन प्लेट्यू कहते हैं, जैसे एनाटोलिया का प्लेट्यू जो टर्की में है, और तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू हमारे हिमालय के पार है ना। अब बेटा कुछ फोल्ड माउंटेन की चेन्स सी के अंदर, ओशन के अंदर भी होती हैं, और अगर इनका जो टॉप है वो रिवील करता है एज आइलैंड्स लाइक इन वेस्ट इंडीज। ठीक हुई बात। कई बार माउंटेन्स पानी के अंदर होते हैं पर उनका टॉप रिवील करता है, जिसी को हम क्या कहने लगते हैं, आइलैंड्स, जैसे कि वेस्ट इंडीज है। देयर आर ऑल्सो ओशनिक ट्रेंचेस, ओशन के अंदर ट्रेंचेस भी होती हैं। ठीक है, विच आर द रिजल्ट ऑफ द सेम फोर्सेज एज फोल्ड माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन की वजह से बने हैं। जिन फोर्सेस से फोल्ड माउंटेन्स बने हैं बेटा उन्हीं फोर्सेस से ओशन के अंदर ट्रेंच भी बनी है। ट्रेंचेस का मतलब होता है खाई, समुद्र के अंदर भी बहुत गहरी गहरी खाई हैं, जैसे मैरियाना ट्रेंच है ना। तो ओशनिक ट्रेंचेस भी बनी है, उन्हीं फोर्सेस के कारण बनी है जिन फोर्सेस के कारण फोल्ड माउंटेन्स बने हैं। ये जो फोर्सेस होते हैं ये कंबाइन करते हैं किसके साथ, वॉल्केनिक माउंटेनिक सिस्टम के साथ,
और क्या बना देते हैं, रिजेस बना देते हैं। रिजेस कहाँ होती हैं बेटा, पानी के अंदर। ठीक, कोई बात। ये जो फोर्सेस होते हैं किसके साथ कंबाइन करके, वॉल्केनिक माउंटेन सिस्टम के साथ कंबाइन करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, रिजेस का फॉर्मेशन करते हैं। एक एग्जांपल है मिड अटलांटिक रेंज, जो 3 किलोमीटर ऊपर है ओशन फ्लोर से। ठीक है, अटलांटिक ओशन का जो फ्लोर है उससे 3 किलोमीटर ऊपर है मिड अटलांटिक रेंज एंड जॉइंस द इंडियन ओशन रिज। अब हम पढ़ेंगे रेसिडियल माउंटेन्स को बेटा। माउंटेन्स हमेशा से ही बेटा क्या होते आए हैं, झड़ते आए हैं, टूटते आए हैं, और इनके झड़ने को, इनके टूटने को, इनकी हाइट के कम होने को हम क्या कहते हैं, वेदरिंग। ठीक है, माउंटेन्स विच आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड इरोजन। माउंटेन्स में वेदरिंग भी होती है, इरोजन भी होता है। बहुत लंबे टाइम तक अगर एक चीज़ रहेगी, उसके ऊपर सन की लाइट भी काम कर रही है, पानी भी गिर रहा है, हवा भी उसके ऊपर काम कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी वेदरिंग तो होगी। ये धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, नष्ट होगा, और फिर इसी नष्ट हुए, ख़त्म हुए माउंटेन को हम क्या कहते हैं, रेसिडियल या रेडिकेट माउंटेन्स। ठीक है बेटा, जो ड्यूनेडेशन होता है या इरोजन होता है, और करने वाले कौन होते हैं, नेचुरल एजेंट, जैसे विंड है, वाटर है, स्नो है। ये माउंटेन्स की हाइट को धीरे धीरे करके कम कर दिए जाते हैं। बट सम रेजिस्टेंट एरियाज में रिमेन एंड फॉर्म रेसिडियल माउंटेन्स। देखो कुछ एरिया ऐसा होगा माउंटेन का जो इन सारे फोर्सेस से जम कर लड़ पाएगा, जो रेसिस्ट कर पाएगा, तो वो जिंदा रहेगा। बाकी आसपास का एरिया पूरा टूट फूट के गिर जाएगा, चूरा बन जाएगा, मिट्टी बन जाएगा। तो जो बचा हुआ पार्ट है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिडियल माउंटेन्स। ठीक है भाई, मुझे एक बात बताओ, हम दोपहर में बहुत गर्मी में अगर बाहर जाए, 2-4 घंटा भरी दोपहर में खेल लें और घर आके ठंडा पानी पी लें, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो बेचारा माउंटेन तो 24 घंटे बाहर खड़ा है, रात में बिल्कुल ठंडा हो जाता है, दिन में बहुत गर्म हो जाता है। इन सबको सहते सहते उसकी कंडीशन भी खराब होती है, उसमें वियर एंड टियर होने लगता है, हवा, पानी, सूरज सब उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो टूटने लगता है। टूट के जो थोड़ा सा पार्ट उसका बचता है, जो रेसिस्ट करने में पॉसिबल होता है, जो अपने आप को बचा के रखता है, उसे हम रेसिडियल माउंटेन कहते हैं। अब बेटा कई प्लेट्यूज ऐसे होते हैं जिन्हें रिवर डाइसेक्ट कर देती है। डाइसेक्ट का मतलब होता है 2 भागों में बांट देना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द हील्स एंड वैलीज इन डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में जो हमें हील्स और वैलीज देखने को मिलती हैं, वो किसके कारण, रिवर्स के कारण। रिवर्स ने पूरे प्लेट्यू को डाइसेक्ट कर दिया है, बांट दिया है 2 भागों में। ठीक है, बीच से रिवर जा रही है, वैलीज बन रही हैं, हील्स बन रही हैं। अब हम पहले फिगर 5.3 को देखते हैं। अच्छा पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर 5.3 को देखेंगे। ठीक है, फिगर को, जो ओरिजिनल हाईलैंड होता है या जो प्लेट्यू होता है, उसके ऊपर भी वेदरिंग एजेंट काम करते हैं, उसे भी कट कर देते हैं। कई बार रिवर ये काम करती हैं, कई बार कोई और एजेंट भी ये काम करता है, टू फॉर्म रेसिडियल माउंटेन। और फिर क्या बन जाते हैं, रेसिडियल माउंटेन। देखो यहाँ पर ये ओरिजिनल साइज था, ओरिजिनल सरफेस था, डिनोडेशन के बाद ये ऐसा हो गया। क्लियर है, तो जो ओरिजिनल हाईलैंड था, जो प्लेट्यू था, उसे भी ख़त्म किया गया। ख़त्म करने वाली कौन थी, रिवर्स थी, है ना। और इससे भी कई बार बन जाते हैं रेसिडियल माउंटेन्स। अब कैसे बनते हैं माउंटेन समझ में नहीं आ रहा होगा ना आपको। अगर ये वाले एरिया को देखें और ये वाले एरिया को देखें, तो इसकी कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, इसके कंपैरिजन में इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है। तो वो एरिया जो ज़मीन से ऊंचाई पर होता है, उसी को तो हम माउंटेन कहते हैं, उसी को तो हम हिल कहते हैं। तो बन गया ना यहाँ पर हिल और माउंटेन्स। फिर इन्हें ही हम क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड माउंटेन्स ऑफ डिनोडेशन। मोस्ट रेसिडियल माउंटेन्स, जितने भी मतलब बहुत सारे जो रेसिडियल माउंटेन्स हैं, उनका एलिवेशन कम होता है, जेंटल स्लोप होता है उनका, प्रेसिपिशियस रिलीफ होता है। क्लियर है, प्रेसिपिटस रिलीफ। देखो जेंटल का मतलब होता है कई बार ऐसा होगा कि डिनोडेशन के बाद उसका जो स्लोप होगा बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाएगा, पर कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो रिलीफ है वो कैसा हो जाए, इस तरीके का, बहुत ही खतरनाक, कि अगर यहाँ पहुँच गए तो फिर वापस आना पॉसिबल ही नहीं है। तो इन्हें हम माउंटेन्स ऑफ डिनोडेशन भी कहते हैं। बहुत सारे जो रेसिडियल माउंटेन होते हैं उनका एलिवेशन कम होता है। दूसरा, इनमें जेंटल और प्रेसिपिटियस रिलीफ दोनों ही मिल सकता है।
डिपेंडिंग ऑन द डिग्री ऑफ रिसेंट इरोजन, कितना इरोजन हो। सपोज करो ऐसा माउंटेन था, अब ये वाला पार्ट पूरा इरोड कर गया, अब ये कैसा बचेगा बेटा, इस तरीके का। तो मुझे बात बताओ, ये है ना खतरनाक, है ना। यहाँ से सीधे आप कैसे कैसे उतरोगे, पॉसिबल ही नहीं है। एग्जाम्पल की बात करें हम रेसिडियल माउंटेन्स की, तो है नीलगिरी। क्या है, नीलगिरी माउंटेन्स। नीलगिरी माउंटेन्स नहीं कहते बेटा, अब हम क्या कहते हैं, नीलगिरी हिल्स, राजमहल हिल्स, क्योंकि ये माउंटेन्स थे जिनकी हाइट थी ज़्यादा, अब ये घिस घिस के टूट टूट के बने सोटू से, तो अभी मैंने क्या कहते हैं, हिल्स। पारसनाथ हिल, राजमहल हिल, ठीक है। अगर हम रेसिडियल माउंटेन्स की एग्जाम्पल की बात करें तो वह है नीलगिरी हिल्स, पारसनाथ हिल्स, राजमहल हिल्स, ठीक है। ऐसे ही कैट्सकिल रेंज इन यूएसए में अगर रेसिडियल माउंटेन्स की बात करें तो किसका एग्जाम्पल लिखोगे, कैट्सकिल, और इंडिया में नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल। बेटा ब्लॉक माउंटेन्स को हम डिस्कस करेंगे हमारे पार्ट 2 में। अब ये हम जो फोल्ड माउंटेन्स पढ़ चुके हैं उसके 2 टाइप होते हैं, एक होता है यंग फोल्ड माउंटेन और दूसरा होता है ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो हम उसमें डिफरेंस पढ़ लेते हैं, पार्ट 2 से हम स्टार्ट करेंगे हमारे ब्लॉक माउंटेन्स को, ठीक है। तो पहला जो डिफरेंस आप लिखेंगे यंग फोल्ड माउंटेन्स और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में, वो ये होगा कि यंग फोल्ड माउंटेन्स रिसेंट ओरिजिन के हैं, ठीक है, जबकि ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स तो बहुत पहले बन चुके हैं। फिर जब आप ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में लिखोगे तो क्या बोलोगे कि इनका ओरिजिन, इनका फॉर्मेशन लॉन्ग अगो हो चुका है, जब यंग फोल्ड माउंटेन का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। सेकेंड हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे कि भैया हिमालयाज, एंडीज, एल्प, रॉकीज, ये यंग फोल्ड माउंटेन के बेटा जो अपल्शन माउंटेन है, यूराल माउंटेन है और इंडिया का जो अरावली माउंटेन है, ये एग्जाम्पल है ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स के, क्लियर है। फिर दे हैव स्टीप स्लोप्स, इनका जो स्लोप होता है बहुत स्टीप होता है, इनमें डीप वैलीज आपको देखने को मिलेंगी और जो पीक्स होंगी बिल्कुल शार्प पॉइंटेड होंगी, ठीक है। स्टीप स्लोप होगा, डीप वैलीज होंगी और आपको पॉइंटेड शार्प पॉइंटेड स्नो कवर्ड पीक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर बर्फ़ जमी होती है, पॉइंटेड पीक्स होते हैं, डीप वैलीज होती हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं। पर अगर हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स की बात करें तो ये हाईली इरोडेड होते हैं बाय द एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। इनके ऊपर एयर ने, वाटर ने, हीट ने, लाइट ने, सब ने काम किया होता है। दे हैव जेंटलर स्लोप, इनका जो स्लोप होता है बहुत जेंटल होता है, टॉप राउंडेड होता है, स्कल्पचर्ड डोम्स की तरह होता है, देखो इस तरीके से दिखते हैं ये डोम की तरह। देन दे आर मच हायर दैन द ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स, अगर ऐस हाइट की बात करें तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन से ये काफ़ी हाई होते हैं, इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है और रफ टोपोग्राफी होती है। इनकी हाइट लोअर होती है एज़ कम्पेयर टू यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन से छोटे होते हैं, ठीक है। और स्मूथ टोपोग्राफी आपको देखने को मिलेगी। वॉल्केनिक एक्टिविटी कॉमन होती है यंग फोल्ड माउंटेन्स में। देयर आर एविडेंसेस ऑफ वॉल्केनिक एक्टिविटीज स्टिल इन दैम, पर भैया ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में भी हमें कुछ वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ तो देखने को मिलती हैं। Student, I'm ending this video here. Only if you have any doubt, any problem, to write in comment section.